check. Good afternoon, everyone. Good afternoon to all my virtual students and also the Gurukul kids. Okay, great, wonderful. You all are requested to please maintain silence and not disturb others also, okay? Great. Chalo. Before starting with the new topic under the Companies Act, जो कुछ भी अभी तक हमारा हुआ है पहले हम उसे रिवाइज करेंगे and then we will be moving ahead, okay? सबसे पहली बात तो प्लीज टेल मी कि जब हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर देखते हैं तो डेफिनेशन बड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है. डेफिनेशन कुछ ऐसा कहती है दैट अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. Okay, so a company means a company incorporated under this act or under any previous company law. तो 2013 के भी पहले कंपनीज एक्ट हुआ करता था. Yes, जैसे कि 1956 का. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं. Nobody is going to talk, okay? अमर, ठीक है, सुनो मेरी बात. एक कंपनी है रिलायंस पावर लिमिटेड. This company was incorporated in the year 2008. कब incorporate हुआ था? 2008. So basically it was incorporated in the 1956 Act. तब तो 2013 का एक्ट था क्या? तो कौन सी एक्ट के अंदर incorporate हुआ होगा? 1956. बट आज 1956 एक्ट तो है नहीं, है क्या? नहीं. उसी के बदले में हमने 2013 का एक्ट लाया हुआ है. सही या गलत? तो अब चाहे और एसपीसी जो कंपनी है, एसपीसी ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी इन द ईयर 2022. कंपनी उसके पहले वी वर एन एलएलपी. कब इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी? 2022. अब देखो 2022 में व्हेन वी गॉट इनकॉर्पोरेटेड, वर वी इनकॉर्पोरेटेड अंडर 2013 की एक्ट? तो हम तो कंपनी है ही, बिकॉज वी गॉट इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. दिस एक्ट मीन्स विच एक्ट? 2013. तो हमको क्या 470 सेक्शन लग जाएंगे? अरे बोलो ना. इफ वी आर वर्किंग एज अ कंपनी, क्या हमें कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? और अगर हमको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्या कंपनीज एक्ट में जितने भी सेक्शंस है क्या हमें भी कंप्लाई करने पड़ेंगे? बट सिर्फ हमें ही नहीं, रिलायंस पावर जैसी लाखों कंपनीज है जो 1956 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी. उन लोगों को भी क्या 2013 का एक्ट फॉलो करना पड़ेगा? यस, क्योंकि डेफिनेशन क्लियरली कहती है अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. ध्यान दो बेटा, है ना यहाँ पे. तो एनी कंपनी वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर 2013 एक्ट और वेदर अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट विल नॉट मेक अ डिफरेंस. पुराना प्रीवियस कंपनीज एक्ट तो वैसे भी अब हट चुका है और उसी के बदले में 2013 की एक्ट को हमने इंट्रोड्यूस किया है. तो आज के जमाने में ये सारी कंपनीज को 2013 का एक्ट कंप्लाई करना पड़ेगा. बस इस डेफिनेशन से कंपनी से रिलेटेड कुछ खास हमें समझ में नहीं आता है और इसीलिए पिछली बार हमने देखे थे द फीचर्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी कैसी होनी चाहिए बोलो कि लोग तालियां बजाए, क्लैप्स. सी इज फॉर कॉमन सील, एल इज फॉर, ए इज फॉर, पी इज फॉर एंड एस इज फॉर सेपरेट लीगल. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले कॉमन सील. एवरीवन हैज टू आंसर विथ मी, इवन द वर्चुअल स्टूडेंट्स, गुरुकुल किड्स, आप लोग भी बता. आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर ना भी है तो भी क्या चलेगा? अच्छा, लायबिलिटी लिमिटेड होती है. किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? इट इज नहीं, इट इज
द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. ओके, कितने हद तक लिमिटेड है वो हम आज या कल में देखेंगे, बट इट इज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स दैट इज लिमिटेड. ए इज फॉर व्हाट? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस? तो डज इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ? आर्टिफिशियल इसीलिए कहा है बिकॉज इट इज बीन क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अंडर लॉ. तो उसका जन्म आपके और मेरे जैसे नेचुरली नहीं हुआ है, बट हमने उसको क्रिएट किया है बाय अ प्रोसेस दैट इज गिवन अंडर लॉ, और इसलिए हम उसको कहते हैं एज एन आर्टिफिशियल पर्सन. फिर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेशन परपेचुअल होता है. कैसा होता है? परपेचुअल. परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस. वेरी गुड. और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस. So company form of organization has a continuous existence. इसी का मतलब होता है members आएंगे, members जाएंगे, but कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक उसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. Yes or no guys? और last but not the least, a company form of organization is separate. तो कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉयज भी अलग. और इसके लिए हमने एक केस लॉ भी देखा था, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. क्या है केस लॉ का नाम? सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस. यस और नो गाइस? तो इतनी बातें हमारी आज तक कंपनीज एक्ट से रिलेटेड हुई है. आज जब हमने फीचर्स देख लिए, कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन देख लिए, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग हेडिंग्स. एक एक करके हम देखेंगे. पहला क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, फिर हम लोग रीडिंग पार्ट करेंगे. पहले आप लोग सिर्फ सुन लो जो भी हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है? और आप लोगों के पास, सबके पास अब एक सेपरेट नोटबुक है लॉ के लिए? वेरी गुड. तो अब हम लोग क्या करने वाले, एक पापा चार्ट भी बनाने वाले हैं अपनी बुक्स में. पापा चार्ट इज लाइक अ मास्टर चार्ट, मास्टर, जिसमें इस पापा नहीं आएंगे, आपको ही करना है बेटा खुद, कोई और नहीं करने वाला है आपके लिए. तो सुनो ना मेरी बात, आप लोगों को एक ही पेज पे कंपनीज के सारे टाइप्स नजर आ जाएंगे. सो दिस इज अ मास्टर चार्ट दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इन योर नोटबुक्स. तो वो तो मैं आपको बताती जाऊंगी, वैसे वैसे आप चार्ट बनाते जाओगे, एंड टुवर्ड्स द एंड यू विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ एवरी टाइप ऑफ कंपनी ऑन वन सिंगल पेज एट अ ग्लांस. सब कुछ आपका कवर हो जाएगा. बट पहले आप लोग सुनोगे जो भी बातें मैं आपको समझा रही हूं. सुनो ना मेरी बात, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूं कैसे ये चार्ट रहेगा. Okay. Till the time it is opening. ये देखो कुछ ऐसा रहेगा चार्ट आपका. दिख रहा है आपको? ओवरव्यू ही देखना है आपको, बाकी तो ये सब आप लिखने वाले हो आपके नोटबुक्स में. टाइप्स क्या हुआ? टाइप्स ऑफ कंपनीज. हैंड रिटन नोट्स का अलग इंपैक्ट पड़ता है, आपको समझ में आएगा. सुनो, ये हटा देती हूं मैं. ओके, on the basis, now everyone pay attention, I'm starting with the topic. On the basis of membership, companies are divided into two types, private company and a public company. देखो अलग अलग हेडिंग है और अलग अलग हेडिंग के हिसाब से अलग अलग टाइप्स है. मेंबरशिप के हिसाब से, मेंबरशिप मतलब कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, उसके हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी. अब जब आप एक्चुअली एक्ट की डेफिनेशन देखते हो, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखो ना क्या कहती है. पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी.
क्या बात है, मतलब हम भी लॉ बना सकते हैं अभी, ऐसा लग रहा है. कंपनी मीन्स अ कंपनी, पब्लिक मीन्स अ प्राइवेट, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. कितना आसान है, क्या लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग. और प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी ना. हाँ बेटा ठीक है, इसलिए आपको लॉ मेकर नहीं बनाया है. सुनो मेरी बात. On the basis of membership, companies are divided into two types. What are these two types? Private and public. जरूर पब्लिक कंपनी को डिफाइन करते वक्त लॉ मेकर ने कहा है दैट अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. बट उन्होंने प्राइवेट कंपनी को जरूर डिफाइन किया है. ऐसा नहीं कहा है प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी. नहीं तो ये उसका रेफरेंस देगा, वो उसका रेफरेंस देगा, और यहीं पे हम खेलते बैठेंगे. ओके, प्राइवेट कंपनी को एक्चुअली उन्होंने डिफाइन किया है, और कंपनीज एक्ट में सारे डेफिनेशन, सारे के सारे डेफिनेशन सेक्शन 2 में कवर्ड है. किसमें कवर्ड है? सेक्शन नंबर 2 में. एक्ट इज इक्वल टू व्हाट बोलो तो? सेक्शन प्लस सबसेक्शन प्लस क्लॉज प्लस सब क्लॉज. तो सेक्शन नंबर 2 में सारे के सारे डेफिनेशंस कवर हुए हैं. सेक्शन नंबर 2 में सारे के सारे डेफिनेशंस जो है वो कवर हुए हैं. और सेक्शन 2 में ही हमने कंपनी को भी डिफाइन किया है, प्राइवेट कंपनी को भी, पब्लिक कंपनी को भी, होल्डिंग कंपनी को भी, सब्सिडरी कंपनी को भी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड, सब सारे के सारे डेफिनेशंस आर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 2. तो आप पूछो कि सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 ना यूजुअली सारे एक्ट्स का बात करता है रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. किस बारे में बता तो? एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या? ये जो कानून है ये किन किन लोगों को एप्लीकेबल होगा और कब कब एप्लीकेबल होगा. देखो, आज अगर मैं कंपनी के रूप में बिजनेस कर रही हूं, मेरे को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा. बट से फॉर एग्जाम्पल इफ एट ऑल आई एम डूइंग बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर, क्या मैं कंपनीज एक्ट फॉलो करूंगी? अगर मैं पार्टनरशिप की तरह बिजनेस कर रही हूं, क्या मैं कंपनीज एक्ट फॉलो करूंगी? नहीं. तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल होगा? इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, तो ही आपको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है. और अगर आप ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की बात पूछो, ज्योग्राफिकली, सो दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. बट इंडिया में सबको एप्लीकेबल नहीं है. आपको, इसको, उसको एप्लीकेबल नहीं है. आपको तभी एप्लीकेबल होगा इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी. आप में से कोई है जिनके घर में बिजनेस किया जा रहा है कंपनी के रूप में? कुछ जानते हो आप लोग? मम्मी, पापा, भैया, दीदी, जीजू, मामा, फोफा जी, चाचू, बड़े पापा? कोई नहीं. सब लोग सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप ही है. HUF है. क्या हुआ? जॉब है, बट बिजनेस जो कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर. ओके, और कोई है? प्राइवेट कंपनी. किसकी है? काका की है. क्या नाम से? क्या करते हैं? अच्छा, नर्सरी है, प्लांट्स बेचते हैं, वही क्या? क्या बात है. तो अब देखो, अब इसके काका की जो दुकान है, डोंट टॉक गाइस, इसके काका की, बैठ जाओ बेटा, जो भी शॉप है दैट ही इज रनिंग एज अ कंपनी, क्या इसके काका को कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा? होगा या नहीं? तो उनको इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और कंपनी के रूप में बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा? गुरुकुल में कोई है जिसके मम्मी पापा या कोई रिलेटिव कंपनी के रूप में बिजनेस कर रहे हैं? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड. हम आपको सुनना चाहते हैं. कितने सेकंड्स का लैग है? 20. आज इतना जूम इन क्यों किया है कैमरा? थोड़ा सा जूम आउट करने बोलना, पीछे के बच्चे नहीं दिख रहे. एनीवन फ्रॉम गुरुकुल जिनके रिलेटिव या घर वाले जो है कंपनी के रूप में बिजनेस करते हैं? थिंक नो.
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट इज बेसिकली एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकली जरूर इंडिया में एप्लीकेबल है, बट नाउ इंडिया में उन्हीं लोगों को एप्लीकेबल होगा जो कंपनी के रूप में कर रहे हैं बिजनेस, जो कंपनी के रूप में कर रहे हैं बिजनेस। उसके अलावा भी कुछ दूसरी कैटेगरी ऑफ कंपनीज है, इनफैक्ट बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है, बट वो हम कुछ दिनों बाद देखने वाले हैं। आज हम लोग कंपनीज के टाइप को देख रहे हैं। सेक्शन 1 डिटेल में कुछ दिनों बाद कवर होने वाला है। तो आज हमने पहला क्लासिफिकेशन शुरू किया है, जहां हमने कहा है कंपनीज दो हिस्सों में डिवाइडेड है, प्राइवेट एंड पब्लिक। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, दैट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। तो इसीलिए पब्लिक कंपनी क्या होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले क्या समझना होगा, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी। तो अब देखो, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, सुन रहे हो ना आप लोग, जिसमें 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज है। 3 क्या है? 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज है, LRP। LRP सबसे पहले तो हर एक प्राइवेट कंपनी में देयर इज गोइंग टू बी अ लिमिटेशन। L is for limitation. Limitation on what? The maximum number of members. Limitation on what? Maximum number of member. और कोई भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी ओनली 200। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 200 है। प्राइवेट कंपनी में बताओ तो मिनिमम कितने हैं? प्राइवेट मिनिमम कितने हैं? 2 और मैक्सिमम 200। ये मैक्सिमम 200 आपको कहां से आया फिगर? आपको फिगर आया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200। कितना है मैक्सिमम? बट ये 200 ना, ये 200 जो है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू अ 1 पर्सन कंपनी। इट्स नॉट एप्लीकेबल टू एन ओपीसी। ओपीसी का फुल फॉर्म ही नाम ही लिखा है, 1 पर्सन कंपनी। इसमें एक ही मेंबर होता है, नाम में लिखा है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, 1 एक ही मेंबर होता है, मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। तो उसको हटा देते, एक्सेप्शन को हटा देते। जनरल रूल क्या बोलता है? प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 और ज्यादा से ज्यादा 200। बट ये 200 की गिनती में ना, अगर आपने शेयर्स को जॉइंट नाम में खरीदा है, यू विल बी काउंटेड एज 1। कभी कभार आप शेयर्स परचेस कर सकते हो जॉइंट नाम में, अपने खुद के नाम पे ना खरीदते हुए जॉइंट नाम में। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्वप्निल सर ने और मैंने 1000 शेयर्स इन्फोसिस के खरीदे हैं, सो वी आर जॉइंट ओनर्स। जॉइंट मतलब समझता है ओनर्स मतलब क्या हुआ? जॉइंट ओनर्स मतलब क्या? आप लोगों ने मिलके प्रॉपर्टी खरीदी है, इंडिविजुअली कोई भी ओनर नहीं है। अगर ओनर है तो दोनों है। नहीं आई बात समझ में? बहुत बार पेरेंट्स जो घर होता है, घर जॉइंट नाम में खरीदते हैं, तो हो सकता है आपका घर मम्मी और पापा दोनों के जॉइंट नाम में है। हो सकता है क्या? कितने घरों में ऐसा है? यहां पे क्या है कि जो घर में आप रह रहे हो, बाकी बच्चों को पता ही नहीं है आजू बाजू या घर में क्या चालू है ना? आजू बाजू पता है? अच्छा आजू बाजू का पता है, घर में क्या चल रहा है नहीं पता है। बढ़िया है बेटा, बहुत आगे जाओगे, ऑल द बेस्ट। तो ऐसा कभी हुआ है आपका घर जो है जहां आप रह रहे हो, ये घर सिर्फ पापा या सिर्फ मम्मी के नाम पे नहीं है, इट इज इन द नेम ऑफ बोथ मम्मी एंड पापा। मतलब क्या? ये घर इज इन द जॉइंट नेम्स ऑफ योर पेरेंट्स। ना इंडिविजुअली घर मम्मी का है, ना इंडिविजुअली घर पापा का है। घर है तो दोनों का मिलकर है। वैसे ही जैसे घर होता है वैसे ही कंपनी के शेयर्स होते हैं। जैसे घर होता है वैसे ही कंपनी के शेयर्स होते हैं, और ये शेयर्स भी आप इंडिविजुअल नाम में
ना खरीदते हुए आप खरीद सकते हो इन जॉइंट नेम्स। तो अगर स्वप्निल सर ने और अंकिता मैम ने 1000 शेयर्स इन्फोसिस के जॉइंट नेम में खरीदे हैं, हम लोगों को 2 पर्सन नहीं काउंट किया जाएगा, हम लोगों को एक ही पर्सन काउंट किया जाएगा। सो इफ यू होल्ड शेयर्स इन जॉइंट नेम्स, गिनती में आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की तरह काउंट नहीं करेंगे, जॉइंट होल्डर्स को काउंट करेंगे एज वन, जॉइंट होल्डर्स को काउंट करेंगे एज। तो पहली बात तो बताओ, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, एंड व्हाट इज दिस नंबर ऑफ मेंबर्स? बोलो ना, लिमिटेशन मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम इज व्हाट एंड मिनिमम इज। बट ये 200 की गिनती करते वक्त जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज। अलॉन्ग विद दैट आपके जो एम्प्लॉय मेंबर्स है और एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स है, दे आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। आपके एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स आर नॉट गोइंग टू बी काउंटेड। मेंबर्स और एम्प्लॉय मेंबर्स क्या है? ये एम्प्लॉय मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं और कभी कभार देयर इज अ स्कीम नोन एज ईसॉप। ईसॉप एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ईसॉप क्या है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये स्कीम के द्वारा अगर आप एलिजिबल होते हो एज एन एम्प्लॉय, यू गेट द शेयर्स इन द कंपनी, यू गेट द शेयर्स इन द कंपनी। तो पहले तो आप एम्प्लॉय थे, बट आप एम्प्लॉय के साथ साथ अब शेयर होल्डर मतलब मेंबर भी बन गए। आपको कहा जाता है एम्प्लॉय मेंबर। क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय मेंबर। आपको जो हम शेयर्स दे रहे हैं उसका पर्पस टोटली अलग है, उसका पर्पस टोटली अलग है, एंड दैट इज व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग यू इन दिस लिमिट ऑफ 200। और इसीलिए हम आपको 200 की गिनती में नहीं गिन रहे, इसीलिए हम आपको 200 की गिनती में नहीं गिन रहे। एम्प्लॉय मेंबर्स काउंट नहीं होंगे, एम्प्लॉय मेंबर्स काउंट नहीं। साथ साथ में और एक पॉइंट लिखा है, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। एक्स एम्प्लॉय समझते हैं आपको? एक्स वो आप, यस, एक्स मतलब जो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली जैसे एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स वाइफ होता है ना ऐसे, तो मतलब बेसिकली बहुत आप बीती हुई है इसके साथ। कौन है बेटा वो बेवफा? खैर आज के जमाने में सब चलता है, बट फिर भी संभाल लो अपने आप को। तो यहां पे हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय मतलब पहले वो बंदा एम्प्लॉय था, आज हमारा, आज नहीं, ऐसा नहीं है, आज है वो, बट एम्प्लॉय नहीं है हमारा, ठीक है। पहले वो पर्सन हमारा एम्प्लॉय था, और जब वो एम्प्लॉय था ना, एज एन एम्प्लॉय ही वॉज एलिजिबल फॉर शेयर्स एंड ही बिकेम एम्प्लॉय मेंबर। बट आज के दिन पे उसने शेयर्स अपने पास रखे हैं, बट वो एम्प्लॉय नहीं है। इसलिए वर्ड देखो ना कितने केयरफुली ड्राफ्ट किए गए, एक्स एम्प्लॉय मेंबर, मतलब एक्स इज ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेंबरशिप। अभी तक वो बंदे के पास हमारे कंपनी के शेयर्स है, बट वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। बट फिर भी शेयर्स जब ओरिजिनली अलॉट हुए थे तब एम्प्लॉय के नजरिए से ही हुए थे, और इसीलिए हमने उसको आज भी 200 की गिनती में काउंट नहीं किया है। वापस से बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कितने होते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज वन? और एम्प्लॉय मेंबर्स, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स काउंट नहीं होगे इन दिस गिनती ऑफ 200। ओपीसी की तो कहानी अलग है, ओपीसी में तो मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। तो L is for limitation on the number of members and this limit is of 200. This limit is of
200. नेक्स्ट आर, आर कहता है देर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स. देर इज अ प्रोहिबिशन लिखा है या रिस्ट्रिक्शन लिखा है? प्रोहिबिशन क्या, रिस्ट्रिक्शन क्या, सब सेम ही है मैम. सेम या अलग अलग? जब मैं प्रोहिबिट कहती हूं, प्रोहिबिट मतलब देर इज अ बैन, फॉरबिशन होता है, यू कैन नॉट डू दैट. बट जब मैं रिस्ट्रिक्शन कहती हूं, यू कैन डू अ पर्टिकुलर थिंग बट देर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. देर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. तो आपको बर्थडे पार्टी के लिए शाम को डिनर के लिए जाना है, आप जाओ तो अलाउड है डिनर के लिए जाना, बट प्रोवाइडेड यू कम होम बाय 10 o'clock. So there is a restriction. There is a not prohibition. पेरेंट्स ने अलाउ किया डिनर के लिए जाना है तो, बट देर इज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. वैसे यहां पर रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? रिस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन? तो क्या प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं? बट देर इज अ सर्टेन फ्री ट्रांसफर नहीं हो सकता है. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करके ही आप शेयर्स को बेच सकते हो. आपको प्राइवेट कंपनी में एक नाम आप लोगों ने सुना होगा. क्या कभी आपने फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में सुना है? सुना है या नहीं सुना है? यस, फ्लिपकार्ट. विक्की को पूछते हैं, विक्की को फ्लिपकार्ट के बारे में. सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, कुछ पता है आपको? आपको ये दिख रहा है? फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट. ये जो कंपनी का टाइप है, ये जो कंपनी का टाइप है, ये जो कंपनी का टाइप है, इज इट अ प्राइवेट कंपनी? और आपको पता है ये जो प्राइवेट कंपनी है, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय टू फ्रेंड्स, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. It was incorporated by two friends, Sachin Bansal and Binny Bansal. तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब दो लोगों के साथ इनकॉर्पोरेट हुई थी, सचिन एंड बिन्नी बंसल. बट आज जब आप फ्लिपकार्ट की होल्डिंग देखते हो तो फ्लिपकार्ट के होल्डिंग में सचिन बंसल का स्टेक 0 है. इनफैक्ट बिन्नी बंसल का भी स्टेक जो है वो सिर्फ 2.4% रह गया है. इनका मेजॉरिटी स्टेक जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू 72% हैज बीन ट्रांसफर टू वॉलमार्ट. वॉलमार्ट पता है अमेरिकन कंपनी है जिनका रिटेल चेन है. जैसे इंडिया में डीमार्ट है वैसे अमेरिका में वॉलमार्ट है. कुछ पता है आप लोगों को? तब ऐसे केस में सुनो ना मेरी बात, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2008 में, जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था, तब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था विथ सचिन एंड बिन्नी बंसल. 50% शेयर्स सचिन के, 50% शेयर्स बिन्नी बंसल के. आज जब आप ये कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हो, सचिन बंसल डज नॉट होल्ड एनीथिंग और बिन्नी बंसल होल्ड करते हैं सिर्फ 2.4% स्टेक इन द कंपनी. मतलब इनकी होल्डिंग को क्या ट्रांसफर किया गया है? मतलब प्राइवेट कंपनी में भी क्या शेयर्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं? बट ऑफ कोर्स ये ट्रांसफरेबिलिटी फ्री नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. आप और मैं फ्लिपकार्ट के शेयर्स नहीं खरीद सकते अदर देन सचिन या बिन्नी में से कोई आपका दोस्त है? कोई है आपका दोस्त जो आपको शेयर्स ऑफर कर रहा है? कौन है? इनके शेयर्स ऐसे फ्रीली मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है. इनके शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे है रिस्ट्रिक्शंस. इनके शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी पे है रिस्ट्रिक्शंस. एक छोटा सा वीडियो है फ्लिपकार्ट का, देख लो तो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड और अच्छे से आप बातें समझ पाओगे. ऑडियो चालू है क्या? आवाज नहीं आ रही है फिर?
बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार हो गया, ठीक है। आई जस्ट प्ले इट फ्रॉम द बिगिनिंग। आज की कहानी है देश के दो युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली। देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं। मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में। पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद सचिन ने टेक स्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहां काम करने का सुझाव दिया। करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं। जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया। इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे। 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसएल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, Myntra.com, Jabang.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है। फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है। इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है। साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन के सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। काफी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब $1600 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया। सचिन और बिन्नी ने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था। उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे। इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की। क्या बात है, ठीक है। तो यहां पे देखो, दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। फ्लिपकार्ट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी जो इनकॉर्पोरेट तो हुई थी विथ ओनली सचिन एंड बिन्नी बंसल, बट इन लोगों ने क्या अपने शेयर्स वॉलमार्ट को, टाइगर ग्लोबल को और बाकी इन्वेस्टर्स को दिए। मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं, बट दे आर ट्रांसफरेबल आफ्टर कंप्लाइंग विथ सर्टेन कंडीशंस। इसलिए वर्ड यहां पे जो इस्तेमाल किया गया है दैट इज, सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स। बट और एक पॉइंट है प्रोहिबिशन का, and this point says that a private company is prohibited on making an invitation to the public. प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती है। हमने लास्ट सेशन में देखा था गुरुकांत देसाई का, गुरु मूवी का एक सीन बताया था जहां गुरु कह रहा था अब मैं आम जनता के पास जाऊंगा और जनता को कहूंगा 10 रुपए दो,
कंपनी के शेयर्स ले लो, 10 रुपए दो, कंपनी के शेयर्स ले लो। ऐसी चीज फ्लिपकार्ट नहीं कर सकती। ऐसा अगर आपको करना है, ओनली अ पब्लिक कंपनी कैन डू दैट। प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास सिक्योरिटीज का ऑफर लेके नहीं जा सकती। कभी सुना है आपने फ्लिपकार्ट का आईपीओ आया है? कभी आपने सुना? और एक कंपनी है जो बहुत फेमस प्राइवेट कंपनी, एनीवन फ्रॉम नागपुर ओवर हियर? नागपुर कोई भी नहीं है? नागपुर में, नागपुर से कोई भी नहीं है? ये देखो, there is a very famous company, नागपुर बेस्ड कंपनी, हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली स्नैक्स और मिठाइयां बनाती है, नमकीन स्नैक्स एंड प्लस मिठाइयां मैन्युफैक्चर करती है। ये जो कंपनी है हल्दीराम इज अ प्राइवेट कंपनी। हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, हल्दीराम, यस, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। तो आपने कभी सुना है हल्दीराम का आईपीओ आया है? चलो चलो सब्सक्राइब कर लेते हैं। नहीं। कभी सुना है फ्लिपकार्ट का आईपीओ आया है? सुना है क्या? सुनोगे भी नहीं, until and unless they get converted into a public company, वो बात और है। But as a private company, they are not allowed to make an invitation to the public to subscribe for the shares or debentures. ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनीज ही कर सकती है, और प्राइवेट कंपनी ये चीज करने से है प्रोहिबिटेड। ये चीज करने से है प्रोहिबिटेड। तो ये 3 कंडीशन जो कंपनी ने पूरे किए हैं, वो कंपनी को कहेंगे एज अ प्राइवेट कंपनी। कौन से 3 कंडीशंस बोलो तो? LRP बोलो। L is for what? Limitation on the number of members. कितने number of members है? Maximum 200. Joint holders will be considered as employee members or ex-employee members will not be counted. R is for what? Restriction on what? Transferability of the shares. R is for what? Restriction on what? Transferability of the shares. And P is for what? Prohibition on what? Making an invitation to the public. जो तीनों भी कंडीशन पूरा करता है उस कंपनी को कहेंगे एज अ प्राइवेट कंपनी, और जो कंपनी प्राइवेट नहीं है उस कंपनी को कहते हैं पब्लिक कंपनी। मतलब अब आप बताओ, पब्लिक कंपनी में क्या कोई लिमिटेशन है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? क्या पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं? पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है? और पब्लिक कंपनी कैन गो टू द पब्लिक टू मेक अ पब्लिक इशू। थोड़े टाइम पहले ही आपने देखा था नाइका का आईपीओ आया, सुना है कि नहीं सुना है? जोमैटो, बर्गर किंग, LIC सब फ्लॉप शो थे, हाँ है ना? ये आईपीओ आया है। क्यों आया है आईपीओ? क्योंकि ये कंपनीज कैसी है? कैसी है? कैसी कंपनीज है? इसके अलावा भी आपने बहुत सारे कंपनीज के बारे में सुना होगा। क्या कभी आप लोगों ने सुना है अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कैसी कंपनी है? प्राइवेट या पब्लिक? प्राइवेट या पब्लिक? यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। ये देखो, इट इज अ पब्लिक कंपनी, इट इज अ। उसके अलावा क्या कभी आपने टाटा मोटर्स के बारे में सुना है? टाटा मोटर्स कैसी है? प्राइवेट या पब्लिक? देखो, टाटा मोटर्स इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज ऑल्सो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने कभी इन्फोसिस के बारे में सुना है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डील करती है ये कंपनी। इन्फोसिस इज ऑल्सो अ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के कुछ एग्जांपल्स बताओ। प्राइवेट कंपनी फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड और हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के एग्जांपल्स बताओ। हाँ, अच्छा, स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड।
इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, पब्लिक तो आप लोग जानते हो, काफी सारे नाम आपको पता है. रिलायंस है, नाइका है, टाटा है, इन्फोसिस है, कितने सारे अनगिनत कंपनीज है जिनके बारे में आप जानते हो. हाँ है ना, जो कैसी है, पब्लिक है. पब्लिक कंपनी तो क्या अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं. शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है. आज मेरे पास इन्फोसिस के शेयर्स, अगर मैं चाहूँ कि आपको बेच सकती हूँ, इसको बेच सकती हूँ, इनको बेच सकती हूँ, मैं जिसको चाहूँ जब चाहूँ मैं शेयर्स बेच सकती हूँ, क्योंकि पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. और पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है. हाँ, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट एंड अ पब्लिक कंपनी. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी कैसी है, पब्लिक है. तो अब पब्लिक कंपनीज मतलब क्या, वो जानने के लिए प्राइवेट कंपनी को जानना जरूरी है. तो प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जहां पे देर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, जो है 200 तक. आर इज फॉर restriction on the transferability of shares, and P is prohibition on making an invitation to the public. Yes or no guys? चलो वेरी गुड. आ जाइए आपके नोटबुक्स पे. नोटबुक्स Gurukul kids and virtual kids, even you all are expected to write down, especially the boys. शिवराज है क्या उधर गुरुकुल में? शिवराज, राइट साइड में ये जो पिंक टी शर्ट में लड़का बैठा है, उसको बोलो मोबाइल नहीं यूज करे, या तो ले लो उसका मोबाइल. कौन सा बेंच नंबर है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. पूजा मैम के फोटो के उधर पिंक में जो है ये लड़का, बोलो शिवराज को, वो और उसका दोस्त दोनों भी. और लैग हो रहा है. इस लड़के को देखो, ये वाला लड़का. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सुनो ना. गया शिवराज उधर. ठीक है, कम डाउन टू अ फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर. ठीक है, सो पिछले पेज पे आपने कंपनी के फीचर्स लिखे हैं. अभी एक डबल शीट ऑफ पेपर पे आ जाइए और वहां पे आप हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कंपनीज. कैसे, बीच में सेंटर में, यहां पे ऐसे टाइप्स ऑफ कंपनीज ऐसे. ठीक है, शिवराज पूरे क्लास में घूमना है और बच्चों को लिखने बोलना है. लेट मी नो इफ देर इज एनी चाइल्ड हु इज नॉट राइटिंग डाउन. बैठो मत तुम शिवराज एक जगह पे. पूरे क्लास में घूमो. पीछे भी जा. अच्छा, सो राइट इट इन द सेंटर, टाइप्स ऑफ कंपनीज लिखा आपने. और फिर क्या करो, एकदम लेफ्ट साइड पे ऐसे लिखो मेंबरशिप. मतलब बेसिकली नाउ वी आर डूइंग द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेंबरशिप. हेडिंग दिया ना आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज, फिर एकदम लेफ्ट साइड पे दो मेंबरशिप, ऐसे मेंबरशिप. क्या हुआ, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन है. मेंबरशिप लिखो, मतलब फर्स्ट हेडिंग, उसका क्लासिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ना, प्राइवेट एंड पब्लिक. बराबर. यूज अ पेन ना, व्हाई आर राइटिंग विद द पेंसिल. लिख लिया आप लोगों ने मेंबरशिप. अब मेंबरशिप के 2 बच्चे बना, मतलब 2 टाइप्स बना. फर्स्ट टाइप आपने लिखा क्या यहाँ पे, मेंबरशिप के हिसाब से लिखो पब्लिक कंपनी, और उसके बाजू में लिखो प्राइवेट कंपनी. चार्ट कैसे बनाते हैं, केजी के बच्चे हो तुम लोग. अभी डबल शीट ऑफ पेपर लेने बोला तो तू ऐसे लिख रहा है. बट अभी तुम यहाँ पे ये लिख लोगे प्राइवेट पब्लिक, फिर ये सेकंड टाइप इधर लिख लोगे सपोज,
फिर थर्ड टाइप इधर लिख लोगे, फिर बाकी के टाइप्स छोड़ो, रहने दो, मारो मुझे, मारो। लिखा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। पहले पब्लिक लिखा है कि प्राइवेट लिखा है? हाँ ठीक है, तो जो भी लिखा हो फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक कंपनी के नीचे अब आप लिखो जो भी आपने जहां लिखा है, पब्लिक कंपनी के नीचे लिखो, पब्लिक कंपनी के नीचे लिखो, पब्लिक कंपनी के नीचे एरो करो। किसके नीचे एरो किया है? अब लिखो any company which is not a private company, any company which is not a private company, which is not a private company, एक्चुअली आपको कंप्लीट नहीं करना है वहां पे सेंटेंस, और एक पॉइंट है जो आपको कल परसों में समझ में आएगा, बट क्योंकि लिख रहे हैं आप लिख लो। पहले आपने लिखा है एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सेकंड बुलेट दो, सेकंड बुलेट वो फर्स्ट बुलेट कर लो, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सेकंड बुलेट करो इट इज अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी का ही सेकंड बुलेट आपको देना है, इट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। ये आपको नहीं समझ में आएगा आज, कब समझ में आएगा? परसों। कब समझ में आएगा? बट आज क्योंकि लिख रहे हैं तो सब कुछ कंप्लीट करके लिखेंगे ना, आधा अभी आधा परसों तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए राइटिंग वी आर कंप्लीटिंग टुडे, बट अंडरस्टैंडिंग वी विल कंप्लीट डे आफ्टर टुमारो, मतलब ही परसों। ठीक है, तो आपने फर्स्ट बुलेट में दिया है इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, सेकेंड बुलेट दिया है इट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, एंड इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, एंड is a subsidiary of a public company. Is a subsidiary of a public company. अब प्राइवेट कंपनी के वहां पे आ जाओ, प्राइवेट कंपनी, इसके दो बुलेट्स हो गए। अब प्राइवेट कंपनी के वहां पे आ जाओ। अब प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी A private company is a company which has the following three clauses. Which has the following three clauses. और अब स्क्रीन पे जो पीपीटी नजर आ रहा है वो लिख लो आप, LRP। शुड आई राइट इट टू शो यू ऑल हाउ इट इज टू बी रिटन? इतना मैनेज कर लोगे ना? हाँ, LRP करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, यू आर टू बी प्रोफेशनल्स। उधर उधर रुक तो सूरज, वो जो लास्ट बैच के बच्चे उधर ही रुक। सीधा उठा के इधर बिठा दे, जमीन पे लेटा दे। एक तो उधर और एक इधर। हाँ मैम, लिखा? लिखो जल्दी जल्दी। गर्ल्स
गुरुकुल गर्ल्स डोंट टॉक. लिखो लिखो जल्दी जल्दी. लिखा. वर्चुअल स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम बता दो कैसे चार्ट बनाना है. इसको मिटाओ क्या? ये लिख के हुआ आपका? नहीं हुआ क्या लिख के? ठीक है लिख लो. लास्ट 1 मिनट. बताती हूँ बेटा, 1 मिनट रुक जाओ. कितनी बार बच्चे मैसेज कर रही है. शेल्जा, ऐसा नाम भी होता है क्या? शेल्जा. रेड्डी नहीं है, महाजन लिखा है उसने. अच्छा. अंश पूछ रहा है मैम कौन सा चैप्टर है ये? बेटा कॉस्टिंग का चैप्टर है ये, कॉस्टिंग का. सीए इंटर कॉस्टिंग. ठीक है. I'll just show it for her. नहीं लिखा अभी तक? देखो जब आप चार्ट बनाओगे ना तो सबसे सेंटर में आप लोग लिखोगे टाइप्स ऑफ कंपनीज. ठीक है. फिर उसके आप सपोज दिस इज डबल शीट ऑफ पेपर आपकी स्क्रीन के सामने. फिर सबसे पहला टाइप जैसा आपने लिखा है मेंबरशिप. ये ऐसे लिखना है. ठीक है. जो भी है. और फिर उसके नीचे आपने जो भी बुलेट्स वुलेट्स दिए है आप लिख रहे हो सेंटेंसेस उसके. वैसे ही फिर यहां पे दूसरा टाइप आएगा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. और फिर लाइबिलिटी के हिसाब से जैसे 3 टाइप्स होते हैं. सेम जाएगा ना ऐसे. समझा चार्ट कैसे बनाना है? यहां पे होगा लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और ये अनलिमिटेड. तो ऐसा चार्ट बनाना है बेटा आपको. फिर यहां पे और एक होगा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. फिर उसके ऐसे बच्चे हो गए. फिर यहां पे आप उसके सब पॉइंट्स लिख रहे हो. ऐसा सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिंपल.
नहीं, 3 टाइप्स नहीं है, 5 टाइप्स है। 5 नहीं, और एक डबल शीट ऑफ पेपर लगेगा, तो मतलब बेसिकली 4 पेजेस लगेंगे आपको ये चार्ट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, एक काम करो, आपकी टेक्स्ट बुक्स पे आ जाइए। तो सो यू ऑल डोंट हैव योर टेक्स्ट बुक्स, आई हैव गिवन सम हैंडआउट्स। गुरुकुल के बच्चों को हैंडआउट्स मिले क्या, एक बार चेक करो ना, किनको किनको नहीं मिले। आपको तो बुक्स ही मिली है, आप लोगों को नहीं मिला है। ठीक है, 8-10 बच्चों को 4 बजे तक वैसे बुक्स आने का बोला था योगिता ने, तो वो भी पूछ ले 4 बजे तक बुक्स आए हैं क्या, और एक बार ये भी पूछो कि गुरुकुल के बच्चों को हैंडआउट्स मिले हैं क्या, और आज ही फिर उधर भिजवा दे गुरुकुल में बुक्स सारी। ठीक है, तो कल हमारे पास सबके पास बुक्स रहेगी। ठीक है, आज जिनके पास हैंडआउट्स आप वो रेफर कीजिए। दोज हु डोंट हैव प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग। ये देखो पेज नंबर 5.2 पे हूं मैं, 5.2। बस जितना किया है कल और आज उसको रिवाइज कर रही हूं, नया कुछ नहीं। ये देखो थर्ड बुलेट पे आओ ना, थर्ड बुलेट पे, पेज 5.2 पे थर्ड बुलेट पे आओ ना। कंपनीज एक्ट डिफाइंस द वर्ड कंपनी। देख रहे हो क्या आप लोग? कंपनीज एक्ट डिफाइंस द वर्ड कंपनी और कहता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स विच एक्ट? 2013 एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो क्या 2013 के पहले भी कोई एक्ट थी? 1956। तो देखो 1956 एक्ट के अंदर रिलायंस पावर इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है, बट क्या हम उसको भी कंपनी मानेंगे अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? तो क्या रिलायंस पावर को भी 2013 की कंपनीज एक्ट फॉलो करनी पड़ेगी? अनिल अंबानी जी ये नहीं कह सकते हम तो 1956 एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए थे, अब वो एक्ट नहीं है तो हम भी कानून फॉलो नहीं करेंगे। क्या वो ये कह सकते हैं? उनको भी 2013 का कानून क्या फॉलो करना पड़ेगा? देखो जो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं ना, आप भी आपके टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर सकते हो क्योंकि दीज आर द मेन कीवर्ड्स ऑन दैट पेज। सो ऑल्सो गेट अ हाईलाइटर फ्रॉम टुमारो। आज अगर नहीं करना है तो मत करो, फिर कल आपकी मेन बुक में कर लेना, नहीं तो अभी हैंडआउट में कर लो तो फिर मेन बुक में आप कॉपी कर सकते हो। ऐसा भी होगा ना, नहीं तो कल वापस कौन आपको बताएगा फिर? बेटे कहाँ घूम रहे हो आप? दोनों सवालों के जवाब देना मेरे को सूरज। गुरुकुल के बच्चों के पास हैंडआउट्स है? नहीं है उनके पास। 4 बजे बुक्स आने वाली है, वो आ जाएगी 4:30 तक। बच्चों का क्यूआर कोड जनरेट हुआ है? पूछिए योगिता को। सब बच्चों को भेजोगे मैं ऑफिस में? फिर क्यूआर कोड के लिए क्या करना है? कौन ऊपर आ रहा है उसका भी जवाब दो मुझे। कितने बच्चों का क्यूआर कोड जनरेट हुआ है? ओके, मेजोरिटी का हो गया है ना क्यूआर कोड जनरेट। तो अगर 4:30 तक बुक्स आ रही है तो या तो आप 4:30 तक रुक जाइए, या तो कल सुबह आने के बाद आप ऑफिस 10 बजे खुलता है डिस्पैच डिपार्टमेंट, आप 10 बजे के बाद कभी भी ब्रेक के बीच में या मेरे क्लास के पहले आप बुक्स कलेक्ट कर सकते हो। जिनका जिनका क्यूआर कोड जनरेट नहीं हुआ है प्लीज गो टू द ऑफिस एंड गेट द कोड जनरेटेड। ठीक है? ओके, अच्छे बच्चे हो ना? वेरी गुड। आ जाइए चलो। सो कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बट ये डेफिनेशन से क्योंकि कुछ खास समझ में नहीं आता है, हम क्या करेंगे? कंपनी के फीचर्स देखेंगे। तो देखो अगले पेज पे सारे फीचर्स आते हैं। ये फीचर्स की समरी नोट्स मैंने आपको आपके नोटबुक में लिखाई है ऑन फ्राइडे। फर्स्ट,
A company is a separate legal person, entity in the eyes of law. तो देखो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो मेन पॉइंट्स है हाँ पूरे उस पैराग्राफ के. When a company is registered, तो there is a legal process जिसके द्वारा आप कंपनी को रजिस्टर करते हो. It is clothed with a legal personality. और यही पर्सनैलिटी क्या उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज से अलग होती है. याद करो हमने सैलमन का भी केस देखा था, हाँ या ना. एंड दिस पर्सन इज डिफरेंट. डिफरेंट मतलब इट इज अलग, सेपरेट फ्रॉम इट्स सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ये एक्चुअली सब्सक्राइबर्स बनते हैं कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स. इन शॉर्ट ये पॉइंट कहना चाहता है कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. कंपनी अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग, हाँ या ना. इट इज डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब इट इज डिफरेंट. एंड सेपरेट मतलब अलग फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ दोज हु कंपोज इट. मतलब जो लोगों ने मिलकर कंपनी को बनाया है, कंपोज किया है, उससे कंपनी अलग है. मतलब सचिन बंसल अलग, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलग. बिन्नी बंसल अलग, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलग. दे आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज, दे आर नॉट द सेम. जब आप आगे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे ना, पार्टनरशिप में यू विल रियलाइज पार्टनर्स टुगेदर इज द फर्म एंड फर्म मीन्स द पार्टनर्स. दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर वन एंड द सेम. सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ऐसा ही होता है. वही सोल प्रोप्राइटर, वही सब कुछ है. बट यहां पे ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट कंपनी का तो एक अलग ही पर्सनालिटी है इन द आईज ऑफ लॉ. कानून की आंखों से देखो, आपको नजर आएगी कंपनी. एंड इट इज केपेबल ऑफ ओनिंग, enjoying and disposing of the property in its own name. खुद के नाम पे क्या कंपनी एसेट्स खरीद सकती है? खुद के नाम पे क्या लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है? खुद के नाम पे क्या किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है? और क्या उसके अगेंस्ट भी केस फाइल किया जा सकता है? ये जो पेज का पीपीटी है ना 5.4 पे, आप हटा भी दोगे तो चलेगा. पूरा 5.4 हटा दिया तो भी चलेगा, आपको एप्लीकेबल नहीं है वो. पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ. परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सक्सेशन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस. members may die or they may change, but the company goes on till it is wound up on the grounds specified under the act. Its existence is not affected by the death or insolvency of its members. मैंने आपको वो 5 मेंबर्स का एग्जाम्पल दिया था जो महाबलेश्वर ट्रिप में गए थे. एंड द कार मीट्स विथ एन एक्सीडेंट एंड ऑल ऑफ देम डाई. क्या कंपनी भी डिसॉल्व हो जाएगी? क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. और कंपनी का सक्सेशन परपेचुअल होता है. इंसान तो अमर नहीं होता है. इफ ही इज बोर्न ही इज गोइंग टू डाई. बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है. कंपनी तो जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक चलती ही रहेगी. कहां धीरू भाई अंबानी आज नहीं है, बट क्या रिलायंस है? जेआरडी टाटा नहीं है, बट क्या टाटा मोटर्स है? Exactly, this is what I want to tell you. The liability is limited. अब देखो उसके सब पॉइंट्स में रीड नहीं कर रही हूं क्योंकि कल ही हम लोग करने वाले हैं कंपनी का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. उसमें आप समझ ही जाओगे कौन सी टाइप की कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होती है. सो दिस पॉइंट आई एम नॉट रीडिंग. आर्टिफिशियल पर्सन ये रीड कर रही हूं मैं. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. इट इज लीगल, judicial and created by law, though not natural. It is an artificial person. जैसे कि नकली जो फूल होते हैं जो हम लाते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए, it is a flower only, but the only thing is its existence is not natural.
इट इज क्रिएटेड बाय मैन बाय अ प्रोसेस, इट्स आर्टिफिशियल। वैसे ही कंपनी को इंसान ने बनाया है, भगवान ने नहीं, थ्रू अ प्रोसेस अंडर लॉ। और क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, सेपरेट है, वो खुद के नाम पे लाइबिलिटी इनकर कर सकती है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, वो किसी को स्यू कर सकती है, इट कैन बी स्यूड इन इट्स ओन नेम। स्यू करना मतलब केस फाइल करना, SUE, टू स्यू मीन्स टू फाइल अ केस। Thus a company is an artificial legal person। और कॉमन सील बताओ, आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? दिस कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, इट इज ऑप्शनल। अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है, 2 डायरेक्टर्स विल साइन ऑन एनी डॉक्यूमेंट, माना जाएगा कंपनी ने साइन किया है, माना जाएगा कंपनी ने साइन किया है। कॉर्पोरेट व्हील पढ़ाया नहीं है मैंने, सैलोमन वर्सेस सैलोमन क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, हाँ है ना? दिस वॉज द फर्स्ट केस लॉ इन योर लाइफ, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील नहीं हुआ है, फिर हम डायरेक्टली यहां पे आ गए थे, क्लासिफिकेशन पे आ गए थे। और हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। बताओ, हाँ है ही नहीं आपके पास? वंडरफुल। कितने पेजेस आपके पास? क्या यार, कितना कुछ मुझे आपको बताना था। ठीक है चलो फिर, आज ज्यादा नहीं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि नोट्स ही नहीं है आप लोगों के पास, बट कल फिर ज्यादा देर बैठ लेंगे हम लोग, ठीक है? आज थोड़ा सा ही किया यार हमने, बहुत थोड़ा किया इनफैक्ट। एक बात बताओ मुझे, डोंट डू पिच पिच। On the basis of membership, companies are divided into 2 types. What are these 2 types? बोलो, private and public. जो company private नहीं है वो क्या है? So what do you mean by a private company? जिसमें there is a limitation on the number of members up to joint holders will be considered as employee members and ex-employee members will not be counted. R is for what? Restriction on what? Transferability of the shares. क्या प्राइवेट कंपनी में भी शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं? बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, बट ट्रांसफर तो हो सकते हैं। पी इज फॉर व्हाट? प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। यस और नो गाइस? जो कंपनी प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है, मतलब पब्लिक कंपनी में देर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स, हजारों क्या लाखों भी मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में और एक बात बताओ मुझे, रिस्ट्रिक्शन था ट्रांसफरेबिलिटी पे, मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और प्राइवेट कंपनी में प्रोहिबिशन था पब्लिक के पास जाने के लिए, मतलब क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी है, हाँ या ना? सिर्फ आपके नोटबुक में जो प्राइवेट और पब्लिक लिखा है, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लिख सकते हो क्या? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बताओ मुझे, प्राइवेट के वहां पे क्या एग्जाम्पल दोगे? हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, SPC प्राइवेट लिमिटेड, लिख दो। और जहां पब्लिक कंपनी है वहां पे तो आप बहुत एग्जांपल्स लिख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, टाटा मोटर्स, इंफोसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नाइका, पेटीएम, LIC। लिख ली एग्जाम्पल पब्लिक कंपनी के, हाँ है ना? चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल मिलते हैं, थैंक यू सो मच। टुमारो प्लीज कलेक्ट योर बुक्स and come to class. Those who have not generated the QR code, office is open till 7 o'clock. You all do it before 7 o'clock today. ठीक है? Tata, bye bye, see you tomorrow. Bye bye.
बेटा कैमरा संभाल के, सिर पे लग जाएगी चोट। बाय बाय वर्चुअल स्टूडेंट्स एंड गुरुकुल किड्स, बाय बाय।